क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी फर्म्स। तो सबसे पहले फर्म जो कि कम श्रम दर और विशाल बाजार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए विदेशों में एफडीआई करती है। फर्म जो है कम श्रम दर पे, मतलब जहाँ पर लेबर का खर्चा कम आता हो, विशाल बाज़ार की संभावनाएं हो जहाँ पर जो होती हैं विदेशों में, उसका लाभ उठाने के लिए फ़ॉरेन में हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। तो एफडीआई तब होता है जब एक देश में जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो विदेश में अपनी सहायक कंपनी प्रारंभ कर देती है। खुद हम अपना काम नहीं करते बल्कि अपनी एक सब्सिडरी कंपनी, एक सहायक कंपनी जो है उसको प्रारंभ करते हैं और उत्पादन की सुविधाओं का निर्माण करते हैं। मतलब वहाँ पर उत्पादन करवाते हैं, हम उस देश में उत्पादन करवाते हैं अपनी सहायक कंपनी के द्वारा। ऐसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाली कंपनी को पेरेंट कंपनी कहा जाता है, जो सब्सिडरी कंपनी से काम करवाती है। ये प्रबंध में नियंत्रण करने के लिए, उस सब्सिडरी कंपनी के मैनेजमेंट या प्रबंध को कंट्रोल करने के लिए विदेशी सहायक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स को परचेज कर लेते हैं हम अपनी सब्सिडरी कंपनी को। जब एक कंपनी, पेरेंट कंपनी सहायक कंपनी की इक्विटी कैपिटल में 100% निवेश करती है तो उसे सहायक कंपनी का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी कहा जाता है या होली ओन्ड सब्सिडरीज कहा जाता है। विदेशी बाजार में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी स्थापित करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला, विदेशों में कार्य प्रारंभ करने के लिए नई कंपनी को स्थापित किया जाए। हम कोई नई कंपनी बनाएं तो इसको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड वेंचर, ठीक है। और यदि विदेशों में स्थापित फर्म को यदि हम खरीद लेते हैं, कोई फर्म पहले से वहाँ पर काम कर रही है, उसको हम परचेज़ कर लेते हैं तथा फर्म को उस देश में वस्तुएं निर्मित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम वस्तु बनाने के लिए उसको प्रयोग करते हैं, तो हम उसे कहेंगे ब्राउन फील्ड वेंचर, ठीक है। तो यदि नई कंपनी बनाएंगे तो ग्रीन फील्ड वेंचर, और यदि पहले से चली हुई कंपनी को परचेज़ कर लेते हैं तो उसे ब्राउन फील्ड वेंचर कहा जाता है। अब इसके एडवांटेजेस या लाभ हम देखते हैं। तो होस्ट कंपनी जो होती है, मतलब पेरेंट कंपनी जो होती है, ये संपत्ति करने का एक अच्छा साधन होता है। तो यहाँ पर इट्स एन बेस्ट रिसोर्स टू परचेज एन एसेट इन द होस्ट कंट्री। सेकंड पॉइंट है बाजार की आवश्यकताओं के पूरा करने के उद्देश्य से होस्ट देश के स्थानीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। उस देश के जो लोकल रिसोर्सेज हैं जहाँ पर हमने होस्ट कंट्री हमारी होगी, उसके स्थानीय साधन का हम यूज़ कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट ऑफ फुलफिलिंग द नीड ऑफ द मार्केट रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री में भी यूज्ड। थर्ड पॉइंट है पेरेंट कंपनी पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कंपनी के प्रबंध में पूरा नियंत्रण रख सकती है क्योंकि मैक्सिमम शेयर हमने परचेज़ किए होते हैं। पेरेंट कंपनी कैन हैव फुल कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज। फोर्थ पॉइंट हमारा है पेरेंट कंपनी को अपने भेद दूसरे के साथ नहीं बांटने पड़ते। दर इज नो नीड ऑफ शेयरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी विद अदर्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि पेरेंट कंपनी से होस्ट कंपनी तक वस्तुएं पहुंचाने के आने वाले परिवहन की लागतें यहाँ पर बच जाती है क्योंकि हमारे को सामान पहुंचाना नहीं पड़ता, क्योंकि उत्पादन कार्य तो होस्ट कंट्री में ही किया जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमाइज्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी टू द होस्ट कंपनी बिकॉज द प्रोडक्शन इज़ डन इन द होस्ट कंपनी और कंट्री इटसेल्फ। सीमाएं हम देखते हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहला है पेरेंट जो कंपनी होती है उसको विदेशी कंपनी में पूंजी में 100% निवेश करना होता है जो छोटी इकाइयों के लिए सूटेबल या उपयुक्त नहीं होता। पेरेंट कंपनी हैज़ टू 100% इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंपनी विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड है कुछ देश पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनी की स्थापना के विरुद्ध होते हैं। ऐसे में राजनीतिक जोखिम हमारे को उठाना पड़ सकता है। सम कंट्रीज आर ऑलवेज अगेंस्ट द होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी formation in such a case they have to face the political risk. थर्ड पॉइंट हमारा है पेरेंट जो कंपनी होती है उसको विदेशी सहायक कंपनी की 100% इक्विटी कैपिटल में धन लगाना होता है। यदि हमारा विदेशी व्यापार असफल रहता है तो सारी हानि उसी को उठानी पड़ती है। पेरेंट कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट 100% इक्विटी कैपिटल ऑफ द फॉरेन सब्सिडरी company. If there is a loss in the foreign trade then it has to bear whole loss. अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अड़चनें और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कठिनाइयाँ कौन कौन सी आ सकती हैं। अड़चनें पूछी जाएँ, कठिनाइयाँ पूछी जाएँ, समस्याएं पूछी जाएंगी, यही पॉइंट्स हमारे आएंगे। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस, डिफिकल्टीज और द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस ट्रेड।
सबसे पहला पॉइंट है स्थान की दूरी और डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा दूरी होती है दो देशों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं कि बड़े व्यापारी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास विदेशी व्यापार करने की जानकारी भी पर्याप्त मात्रा में हो और सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में हो, वही इसका लाभ उठा पाते हैं। सेकंड पॉइंट है कानून एवं नियमों में भिन्नता होती है। वीडियो को रोक करके ऊपर के पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। कानून व नियमों में भिन्नता होती है। डिफरेंसेस इन द लॉस। देश के कानून अपने अपने व्यापारियों के हित में होते हैं। तो अलग अलग देश के व्यापारी व्यापार करते हैं और यदि कोई परेशानी आती है तो उस देश के व्यापारी के जो कानून होंगे वो उसी देश के व्यापारी के हित में होंगे और विदेशी कंपनी के हित में होंगे। थर्ड पॉइंट है भाषा भेद या डिफरेंस इन लैंग्वेज। अनुबंध करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाषाएं अलग होती हैं। दो देशों में कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है, समझौता करना है, समझना है और समझाना है, उसमें काफ़ी कठिनाई आती है। पत्र व्यवहार में भी काफ़ी कठिनाई आती है। भुगतान में भी कठिनाई आती है। फोर्थ पॉइंट हमारे को देगा डिफ़िकल्टीज़ इन द पेमेंट। बेईमानी और युद्ध की स्थिति में भुगतान करने मिलने में काफ़ी कठिनाई आ जाती है। सामान हम भिजवा चुके हैं, पैसा मिलना है, यदि व्यक्ति बेईमानी करता है तो भी काफ़ी मुश्किल होगा पैसा लेना, और युद्ध इत्यादि होगा तो भी काफ़ी हमारा पैसा फंस जाता है, मिलने में काफ़ी कठिनाई आती है। पाँचों पॉइंट है माल की जांच करना संभव नहीं होता। डिफ़िकल्टी इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स। वहाँ जाकर वस्तु को चेक कर पाना मुश्किल होता है। विदेशी व्यापार में माल खरीदने के लिए जो सैंपल्स भेजे जाते हैं उस व्यापारी के द्वारा नमूने भेजे जाते हैं, सूचनाएं भेजी जाती हैं, उनके ऊपर ही विश्वास करना होता है। दूरी अधिक हो जाने के कारण माल की प्रत्यक्ष जांच जो संभव नहीं होती। माल सही नहीं होता है तो फिर उसे लौटा पाना भी कठिन होता है। सिक्स पॉइंट अधिक जोखिम यहाँ पर होता है, ग्रेटर रिस्क। समुद्री मार्ग के द्वारा जब भी हमारा सामान जाता है तो डाकुओं का भय होता है। मार्ग में व्यय भी अधिक आते हैं। वाले में सामान पहुंच जाने पर मूल्य बढ़ जाने की संभावना भी अधिक होती है। सातवां पॉइंट हमारा प्रतिनिधियों की अधिकता, मोर रिप्रेजेंटेटिव। विदेशी व्यापार में हमारे को बहुत सारे एजेंट्स इत्यादि की मदद लेनी पड़ती है। बीच में रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा, उनकी संख्या अधिक हो जाने पर इनके ऊपर विश्वास ही करने पर हमें विवश होना पड़ता है क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी हमारे को पाना काफ़ी कठिन होता है। आठवां पॉइंट है संदेशवान की सुविधा, डिफ़िकल्ट इन कम्युनिकेशन। संदेशवान में बहुत ज़्यादा समय लगता है। केबल टेलीफोन, वायरलेस ट्रांसमीटर इत्यादि की सुविधाएं सामान्य छोटे व्यापारियों को उपलब्ध नहीं हो पाती। नाइन्थ पॉइंट है विदेशी बाज़ारों से के रीति रिवाजों की अनभिज्ञता। अनभिज्ञता का मतलब होता है जानकारी ना होना, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द फॉरेन मार्केट्स। यदि हमें जानकारी नहीं है तो भी हमें कठिनाई आएगी। टेंथ पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लातवीताशाही। बहुत लंबा समय लग जाता है, काफ़ी सारी कागजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा परमिशन होती है, स्वतंत्र व्यापारिक नीति नहीं होती। 11th पॉइंट है आयात निर्यात शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटीज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पे करनी होती है जो कि देसी व्यापार में नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे और ये हमारा है घरेलू व्यवसाय या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। डोमेस्टिक बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे को दिएगा क्रेता और विक्रेता की राष्ट्रीयता, नेशनलिटी ऑफ द बायर्स एंड द सेलर। घरेलू व्यवसाय में इसमें केवल एक ही राष्ट्र के लोग, दो व्यापारी जो है भाग लेते हैं। ओनली बिजनेसमैन ऑफ द सेम कंट्री पार्टिसिपेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेस में एक से अधिक राष्ट्रों के लोग जो हैं वो भाग लेते हैं। बिजनेसमैन ऑफ मोर देन द वन कंट्री पार्टिसिपेट। सेकंड पॉइंट है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अंतर जो हमारा देशी व्यापार है या घरेलू व्यवसाय, इसमें अधिक गतिशीलता पाई जाती है। वर्कर्स और साधन हमारा बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कम गतिशीलता यहाँ पर होती है। उत्पादन के साधनों को इधर उधर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कम सामान आता जाता है, कम गतिशीलता, लेस मोबिलिटी इज फाउंड है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय की प्रणाली और व्यवसाय में भिन्नता, डिफरेंस इन द बिजनेस सिस्टम इन द प्रैक्टिस। एक देश के अंदर होने के कारण हमारे देश की कार्य करने की प्रणाली, व्यापार करने का तरीका और व्यवहार एक जैसा ही होता है। यूनिफॉर्मिटी इज़ फाउंड विद इन द कंट्री। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात करें, विभिन्न देशों के मध्य विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस इज फाउंड इन द डिफरेंस कंट्रीज। फोर्थ पॉइंट हमारा है अन्य हितधारियों की राष्ट्रीयता, नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। घरेलू व्यवसाय में अनेक दूसरे हितधारी, कर्मचारी, मध्यस्थ, अंशधारी प्राय एक ही देश के निवासी होते हैं। ऑल दी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, एम्प्लॉयज़, मिडल मैन, द शेयर होल्डर्स आर ऑफ द सेम कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात करें तो अलग अलग देशों के नागरिक होते हैं, पार्टीज आर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़।